गुरुग्राम में आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का समापन। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज सभागार में हरियाणा एनसीसी बटालियन के वार्षिक उत्सव का आयोजन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, एनसीसी हमारा भविष्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में गुरुग्राम और नूह में बनने वाले अरावली सफारी पार्क और राखी गढ़ी में बनने वाले म्यूजियम को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत गुरुग्राम में आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का कल समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ने वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचारों, सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। वहीं सम्मेलन में स्टार्टअप से जुड़े नवोदित उद्यमियों ने अपने सफल प्रयोगों का भी प्रदर्शन किया। स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने बताया कि सऊदी अरब वैश्विक स्टार्टअप के लिए $1 ट्रिलियन के लक्ष्य का समर्थन देने वाला पहला देश बन गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में लगभग 1 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। Startup ecosystem in the world, but our aspirations are much deeper and bigger. And I'm sure, given the fact that young Indian boys and girls, of course that's not to preclude people from the middle ages or even older ages from becoming successful entrepreneurs. Nearly 100,000 startups registered in India have done over the last 7 years, or the 100+ unicorns who have contributed immensely to creating new jobs and helping the country grow with new ideas. वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस समापन समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा को मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। इस दौरान कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज सभागार में हरियाणा एनसीसी बटालियन के वार्षिक उत्सव आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उत्सव में एनसीसी कैडेट्स द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एनसीसी हमारा भविष्य है और ये देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। अजय भट्ट ने बताया कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लिए घरौंडा अकेडमी में एक निदेशालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना को लेकर कुछ लोगों ने पहले जो गलतफहमियां फैलाई थी वो अब दूर हो गई हैं। अब बड़ी संख्या में युवा अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सारे कामों के लिए वक्त होता है, लेकिन जिस समय जो ड्यूटी होती, ड्यूटी इज ड्यूटी, ये हमारे में भाव आना चाहिए। अपनी लीडरशिप खुद करनी चाहिए। क्या मेरा टाइम टेबल ठीक है? उठने बैठने, ब्रेकफास्ट, टी ब्रेक, लंच, डिनर, मेरे समय ठीक है? सोने का टाइम ठीक है? उठने का टाइम ठीक है? लोग सीखते हैं आपसे। जब निकलते हैं तो आप पर नजरें होती हैं लोगों की, इसलिए इसे मेंटेन रखना चाहिए। इधर बैठे हमारे दोनों कैडेट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप भविष्य के निर्माता हैं, देश की तकदीर लिखने वाले हैं। प्रभु आपको शक्ति दे और आप जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ, अच्छे पढ़ने के साथ साथ, जो आज आप कैडेट के रूप में आपको एक वरदान मिला है कि आप आगे बढ़िए, ये इसमें आप पूरी तरह से सफल होके देश को और गति देने के लिए आगे आएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में गुरुग्राम और नूह में बनने वाले अरावली सफारी पार्क के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के उपरांत एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इन जिलों में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके बनने के बाद एक ओर जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम व नूह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए अधिकारियों को 7 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर झील की तरह माइग्रेटेड बर्ड के लिए झील की व्यवस्था हो, इस पर भी चर्चा की गई है। 10,000 एकड़ पर ये जो है सफारी के लिए जगह चिन्हित की गई है और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, खास करके कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, कॉर्पोरेशन मानेसर और म्यूनिसिपैलिटी उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। और आज उसका जो कंसल्टेंट्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं उसमें से एक कंसल्टेंट ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है कि किस किस प्रकार से क्या क्या वो डेवलप करेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जंगल सफारी होगा, तो इस पर बहुत जल्दी काम शुरू करके और हम समझते हैं कि जो 2 साल का में इसका टारगेट जो रखा है। वहीं सीएम ने राखीगढ़ी में बनने वाले म्यूजियम को लेकर कहा कि हरियाणा सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट, संग्रहालय और गांवों के भीतर पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जो लगभग फाइनल हो चुका है। के माध्यम से जो भी उनको मिली है उस स्थान को सुरक्षित रखना, उसको विकसित करना, लोगों के विजिटर्स के लिए उसको खोलना, ये काम भी एएसआई के साथ मिल करके हरियाणा सरकार कर रही है। उसके सबसे पहले तो डिजाइन वगैरह उसका जो एएसआई ने बना के दिया है वो लगभग फाइनल हो गया। बाद में पीएमसी उसका और बनाया जाएगा। विजिटर्स के लिए कैसे और आकर्षक बनाया जाए, इस पर भी कुछ विचार हुआ है और उस पर भी टाइमलाइन हमने शुरू की है कि एक उस काम को करने के लिए पीएमसी नियुक्त जो करना है उसका टेंडर हो जाएगा। 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक हम उसको फाइनल कर लेंगे। और सारा टाइमलाइन ये बनाया गया है कि उसका जो म्यूजियम है आने वाले दिसंबर तक वो कैसे हम चालू करा सकें। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। 5 से 7 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन में संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हाल ही में हुई प्रगति एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर मंथन करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिकों, नीति, शैक्षणिक और औद्योगिक दिग्गजों को एक साथ आने का मंच प्रदान किया गया है। यह सम्मेलन इस क्षेत्र के हितधारकों को क्षेत्र में विकसित हरित हाइड्रोजन परिदृश्य और नवाचार संचालित समाधानों का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार इस क्षेत्र के लिए स्थिर इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत सबसे कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश है। इसके बावजूद भारत इस दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाला देश है। 2030 my capacity would be about 800 gigawatts, 800,000 megawatts. Now 50% of that is 400,000 megawatts. But we've planned to set up 500,000 megawatts of renewable energy capacity, and we are adding transmission to enable the transfer of that capacity. पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद 18 सदस्यीय भारतीय टीम बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के लिए तैयार हो गई है। ये चैंपियनशिप 7 से 16 जुलाई तक इंडोनेशिया में होगी। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से इंडियन टीम के डेवलपमेंट प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए पंचकुला में 14 दिन की ट्रेनिंग के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने कहा कि इस 2 सप्ताह के ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से पहले अच्छी तैयारी की है। एशिया चैंपियनशिप के लिए ग्रुप स्टेज में भारत को मलेशिया, बांग्लादेश और हांगकांग के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। हर एक ग्रुप से 2 टॉप टीमें नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी। इससे पहले भारत ने इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। कंबाइंड प्रैक्टिस का पंचकुला में क्या बहुत अच्छी तैयारी है, कोचेस और स्टाफ सब लोगों ने बहुत मेहनत की है
और 4th नाइट 4 तारीख की रात को होना चाहिए। हम किसी भी दूसरी टीम को कम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एशियन टीम मीन्स वर्ल्ड में एशियन कंट्रीज ही डोमिनेट करती है बैडमिंटन में, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ताइपे। लेकिन हमारी टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और क्योंकि सीनियर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन भी रहता है कि जूनियर्स को भी लगता है कि हम कर सकते हैं। मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट आएगा। डबल्स में हम वर्ल्ड में टॉप 4 में, सात्विक चिराग ने सारे बड़े इवेंट्स, सारे बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, तो हमारे जूनियर बच्चे उनका कहने सर हम तो जीतेंगे, हम तो सबको हरा सकते हैं। तो वो एक ऑफकोर्स वो माइंड सेट चेंज होता है, एक ब्लॉक रहता है वो हट जाता है, और उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश में पिछले महीने 1971 से लेकर 2020 की दीर्घावधि में औसत से 10% कम बारिश दर्ज की गई। जून महीने में 148.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि दीर्घावधि औसत 165.3 मिलीमीटर वर्षा थी। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जून का महीना 1901 के बाद में सबसे गर्म रहा। इस दौरान अधिकतम औसत तापमान 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। इस क्षेत्र में बारिश भी 1901 के बाद से सबसे कम हुई है। उधर मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सावन की शुरुआत के साथ ही हरियाणा में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। हालांकि कल प्रदेश के कुछ शहरों में लोग गर्मी और उमस से जूझते रहे। सावन महीने के शुरू होते ही श्रद्धालुओं में हरिद्वार जाने के लिए जबरदस्त उत्साह है। इसी के मद्देनजर हरियाणा रोडवेज द्वारा हरिद्वार जाने के लिए अलग से बसें चलाई जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को हरिद्वार जाने में कोई परेशानी न हो। फरीदाबाद वल्लभगढ़ के डिपो के इंचार्ज ने बताया कि बस स्टैंड पर जितनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसी हिसाब से उनके लिए बसों का प्रबंध किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों के दौरान 4-4 बसें हरिद्वार भेजी गई हैं। श्रद्धालु हमारे पास जितने भी आते हैं उनके लिए हमें बस की पूरी सुविधा कर रखी है। अगर मान लो एक की एक्स्ट्रा भी अगर हो जाती है तो उसके लिए हम दूसरी बस भी तैयार है हमारे पास में। और उसके बावजूद भी जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए हमारे पास हर प्रकार की सुविधा पूरी है। फिलहाल तो हमारे किसी दिन 3 भी बस चली जाती है, किसी दिन 4 भी चली जाती है। जिस हिसाब से जो कावड़ वाले लगते हैं वो आ जाते हैं तो उसी के हिसाब से हम उनका अर्जमेंट करके भेजेंगे। आज जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की जो वो होगी भीड़, उसके हिसाब से ही गाड़ी आज भी भेजेंगे। और जब तक भी कावड़ियों की जो वो चलती रहेगी, जब तक इनके लिए सेवा बिल्कुल हर प्रकार से तैयार है। समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक बैठक बुलाई है। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम लॉ बोर्ड विधि आयोग के सामने अपना मसौदा रखेगा। AIMPALB के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मुसलमान अपने वतन से प्यार करते हैं, लेकिन निजी कानूनों में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पूछा कि अगर मजहब ही सिविल लॉ तय करेंगे तो फिर क्रिमिनल लॉ में भी CRPC क्यों लागू है। आम आदमी पार्टी ने UCC पर अपना समर्थन देते हुए कहा था कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका वोट बैंक इससे खराब हो सकता है तो उन्होंने पाला बदल लिया। उधर केरल में CPM ने इसे सियासी मौका मानकर UCC के खिलाफ धरने प्रदर्शन तेज कर दिए, तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम इलाके में अपना अभियान तेज कर दिया है। और अब खबरें फटाफट। UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नेट, सेट और स्लेट की अनिवार्य PhD अब वैकल्पिक होगी। गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। आदिवासी छात्रों व वंचितों को शिक्षा देने पर GU को सराहा। प्रदेश की हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया की कप्तानी में जर्मनी और स्पेन के दौरे पर जाएगी भारत की 20 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला टीम। और सैफ कप के फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूट आउट में हराकर भारत 9वीं बार बना चैंपियन। प्रधानमंत्री ने टीम को दी शुभकामनाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।